हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की बेहतरीन क्लास में। आज का हमारा विषय है अनुसूचियाँ। आज हम जानेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और उनमें किस प्रकार की जानकारी दी गई है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर अनुसूची होती क्या है। अनुसूची और कुछ नहीं, बस आंकड़ों को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। उसी प्रकार संविधान में 12 अनुसूचियाँ भी दी गई हैं। अनुसूचियों के माध्यम से आंकड़ों या तथ्यों को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी। ये ऊपर वाली 8 और नीचे वाली 4 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। आइए देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, इस बात का निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी, इसका ब्यौरा किस अनुसूची में दिया गया है, चौथी अनुसूची में। एक प्रश्न बार बार आता है कि जब एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है तो हमें कौन कौन सी अनुसूचियों में संशोधन करना पड़ता है। तो एक तो पहली अनुसूची और एक चौथी अनुसूची। क्योंकि पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो अगर हम किसी नए राज्य का निर्माण करेंगे तो पहली अनुसूची में उसे ऐड करना होगा। और चौथी अनुसूची में क्योंकि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन किया गया है, तो उस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी ये भी बताना ज़रूरी है। तो चौथी अनुसूची में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी कि SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में विशेष तौर पर 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये 4 राज्य आपको हमेशा याद रखने हैं। ये कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों का वर्णन किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसके बाद 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण किया गया है और 3 सूचियाँ बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कौन कानून बनाएगी, केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो इस प्रकार यह बता दिया गया है कि इस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और इसी विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। इसमें कितनी भाषाएं टोटल, पहले 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे की जो 4 अनुसूचियां हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन्हें बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को ऐड करने की क्या ज़रूरत पड़ी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। आपको केवल याद रखना है कि ये जो 9वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, भूमि सुधारों से। तो भूमि सुधारों से किस अनुसूची का संबंध है, 9वीं अनुसूची का, जिसे संविधान में कब शामिल किया गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। अब 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। और कारण क्या था, दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर पंचायती राज, यानी स्थानीय शासन। तो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन 11वीं अनुसूची में वर्णित है और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय शासन। ये 2 बातें आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, 29 विषय दिए गए हैं और 12वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है, 18 विषय। चलिए अब देखते हैं अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो हमेशा हमको याद रखनी है। पहली बात, भारत के राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है या नहीं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इसके बाद संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय। ये कौन से हैं, ये संविधान के मूल विषय हैं। जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय। वर्तमान विषय बदलते रहते हैं तो आप देख लेना। राज्य सूची में कितने विषय थे, 66 विषय। आपको केवल मूल विषय याद रखने हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे, कुल 47 विषय।
इसके बाद 8वीं अनुसूची में हमने देखा था कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाओं को संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। ये आप देख लेना कि कब कब किस भाषा को जोड़ा गया। अब चलिए हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में किन किन व्यक्तियों की शपथ का प्रारूप दिया गया है। सबसे पहले संघ के मंत्री, उसके बाद संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, तीसरा सांसद, सभी सांसद, चौथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज या कैग या हाई कोर्ट के जज, यहाँ रहे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। मतलब कि सभी जज की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में ही दिया गया है, और कैग का भी। 5वें नंबर पर है किसी राज्य के मंत्री या निर्वाचन के अभ्यर्थी या विधायक यानी कि राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो याद कैसे रखें? सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले प्रत्याशी के रूप में चयनित होगा। तो प्रत्याशी की शर्त, चाहे वह पार्लियामेंट के लिए प्रत्याशी हो या राज्य विधानसभाओं के लिए। ओके। उसके बाद अगर वो चुनाव जीत जाता है तो वो या तो सांसद बनेगा या फिर विधायक बनेगा। तो संसद के सदस्यों की शपथ भी दी गई है और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ भी दी गई है। तो सबसे पहले प्रत्याशी, फिर विधायक, उसके बाद संघ के मंत्री जो बनेंगे उनकी शपथ, और राज्य विधानमंडल में जो मंत्री बनेंगे उनकी शपथ भी तीसरी अनुसूची में दी गई है। इसके बाद दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सभी जज, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के हो या वे हाई कोर्ट के हों, और कैग, ये आपको याद रखना है। प्रत्याशी, फिर सांसद या विधायक, उसके बाद मंत्री संघ के या राज्य के, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और लास्ट में कैग। ये कुल मिलाकर 9 पद हो जाते हैं जिनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इस प्रकार आज हमने संविधान की सभी अनुसूचियों को बड़े ही आसानी से समझ लिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।